हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक और टॉपिक जिसका नाम है कैश बैलेंस अप्रोच और कैम्ब्रिज इक्वेशन। ये थ्योरीज ऑफ मनी की जो क्वांटिटी थ्योरी है उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट थ्योरी जो थी वो ट्रांजैक्शन अप्रोच थी जो फिशर्स ने दी थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो थ्योरी है ये किसी एक इंसान ने नहीं दी। इकोनॉमिस्ट लाइक मार्शल, पीगो, रॉबर्टसन एंड even J.M. Keynes propounded cash balance equation which is also called Cambridge equation। तो जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं मार्शल, पीगो, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, आप हैंडल कर लेना, ठीक है, और रॉबर्टसन एंड J.M. कीन्स, उन्होंने प्रोपाउंड की है ये कैश बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। और कीन्स ने बाद में अपनी अलग से थ्योरी दे दी थी, ठीक है। अब ये थ्योरी कहती क्या है? अकॉर्डिंग टू कैश बैलेंस अप्रोच द वैल्यू ऑफ मनी इज डिटर्मिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। ये थ्योरी कहती है कि जो मनी की जो वैल्यू है वो डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी दोनों पे डिपेंड करती है, रेदर देन जो पुरानी थ्योरी थी, जो ट्रांजैक्शन अप्रोच थी, जो फिशर्स ने दी थी, वो सप्लाई ऑफ मनी को ज़्यादा फोकस करता था और डिमांड को कहता था एक्सोजीनसली गिवन है। एक्सोजीनस गिवन का मतलब ये कि डिमांड फॉर मनी पहले की हमें गिवन है, ठीक है, वो आउटसाइड फैक्टर है, ठीक है, आउटसाइड द मॉडल फैक्टर है। नेक्स्ट, at any particular point of time, the supply of money remains constant. Hence, changes in the demand for money exert a direct impact on the value of money or price। ये कहता है एक गिवन टाइम पीरियड की बात करें तो सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है। रातों रात सरकार नोट तो नहीं छाप सकती, रातों रात बैंक इतने सारे लोन तो नहीं दे सकते। तो एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सप्लाई है वो कांस्टेंट रहती है और डिमांड के चेंज होने से ही जो प्राइस लेवल है या वैल्यू ऑफ मनी है उस पर फर्क पड़ता है। द थ्योरी thus lays greater emphasis on demand for money than the supply of money in context of price level and or value of money। तो ये जो थ्योरी है ये डिमांड फॉर मनी पे ज़्यादा फोकस करती है और सप्लाई को मानती है कि गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे तो कांस्टेंट रहता है, मगर सप्लाई और डिमांड दोनों मिल के ही जो वैल्यू ऑफ मनी है, प्राइस है, उसको डिटरमिन करते हैं। इट इज़ देयरफॉर ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ डिमांड थ्योरी ऑफ मनी। तो कुछ इकोनॉमिस्ट इसको डिमांड थ्योरी ऑफ मनी भी कह देते हैं, ठीक है। In order to fully grasp the equation, it is necessary to study the concepts relating to the demand for money and supply of money। अगर आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है तो आपको ये जो डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी है इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हेडिंग मैंने बनाई है सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कैश बैलेंस इक्वेशन, सप्लाई ऑफ मनी of a particular point of time is the sum total of all the notes जो सरकार नोट छापती है and coins with the public and demand deposits, ठीक है। तो कहना क्या चाहता है कि ये जो सप्लाई ऑफ मनी है इसमें हो जाते हैं नोट, सिक्के और डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स वो पैसा है जो आपके बैंक में पड़ा है, आप कभी भी जाके चेक से निकलवा सकते हो, ठीक है। कंसिडर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, सप्लाई ऑफ मनी इज बिलीव्ड नॉट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेलोसिटी ऑफ मनी। तो ये कहते हैं कि गिवन पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो सप्लाई ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहेगी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, और जो वेलोसिटी ऑफ मनी है कि पैसा कितनी तेज़ी से जो घूम रहा है वो चीज़ जो है जो वैल्यू ऑफ मनी है उसको असर नहीं डालेगा, ठीक है। इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिमांड फॉर मनी। वो डिमांड फॉर मनी के बारे में क्या कहते थे? अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज इक्वेशन, डिमांड फॉर मनी रेफर्स टू द पीपल्स डिजायर फॉर होल्डिंग कैश बैलेंस। तो डिमांड फॉर मनी में आ जाता है कि लोगों की कितनी डिजायर है कि वो कैश को होल्ड करें। अकॉर्डिंग टू फिशर्स, मनी इज डिमांडेड टू बी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑनली। तो जो फिशर है, जो पुरानी थ्योरी है, जो ट्रांजैक्शन अप्रोच है, वो क्या कहती थी कि मनी का एक ही काम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लोग अपने पास पैसे इसलिए रखते हैं ताकि वो उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ कर सकें। बट दूसरी तरफ क्या देखा जाता है? बट अकॉर्डिंग टू कैश बैलेंस इक्वेशन, मनी इज डिमांडेड नॉट ओनली फॉर यूजिंग इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। तो वो कहता है कि मनी का सिर्फ एक ही काम नहीं है कि हम इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ करें। मनी का एक और काम है कि इसको हम किस पर्पज से, स्टोरिंग वेल्थ को स्टोर करने के पर्पज से भी इस्तेमाल करें, क्योंकि मनी की स्टोर ऑफ वैल्यू भी एक जो है वो फंक्शन होता है। स्टोरिंग वेल्थ इन फॉर्म ऑफ मनी भी इसका एक मेन फंक्शन है। टोटल कैश बैलेंस is that proportion of annual real income which people desire to hold in the form of cash। तो बेसिकली टोटल जो कैश बैलेंस है वो क्या होगा कि जो भी लोग अपने पास पैसे मनी की फॉर्म में रखना चाहते हैं उसे टोटल कैश बैलेंस कहा जाता है। तो ये थ्योरी कहती है कि डिमांड फॉर मनी इज इक्वल्स टू टोटल कैश बैलेंस, कि आप पैसे की कितनी डिमांड कर रहे हो, जितना आपके पास बचा हुआ है, खर्चे खुर्चे निकाल के जो आपके पास जेब में है वो आपका जो टोटल कैश बैलेंस है वही डिमांड फॉर मनी है।
तो आगे चलते हैं। डिमांड फॉर मनी और कैश बैलेंसेज इज बिलीव टू बी इन्वर्सली रिलेटेड विद द प्राइस लेवल एज्यूमिंग दैट सप्लाई ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ये कहते हैं कि डिमांड फॉर मनी या जो कैश बैलेंस है उसका नेगेटिव रिलेशनशिप है किसके साथ? प्राइस लेवल के साथ। अब मैं समझाता हूँ। मान लो प्राइसेस बढ़ गया तो आप अपना जो मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो उसके ऊपर ही आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और जब ज़्यादा खर्चा हो जाएगा तो आपके पास कैश कम रह जाएगा ना, तो मतलब आपके पास कैश बैलेंस कम हो जाएगा, मतलब डिमांड फॉर मनी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही बात ये कर रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ेगा उसका जो डिमांड फॉर मनी और टोटल कैश बैलेंस है उसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा अगर सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट रहे। इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी और कैश बैलेंस विल लीड टू फॉल इन प्राइसेस because people will desire to hold large part of their income in the form of cash and accordingly will have less demand for money, demand for goods and services। ये कहता है कि अगर इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मनी हो जाए, अगर मनी की डिमांड बढ़ जाए या कैश बैलेंस की डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, विल लीड टू फॉल इन प्राइजेस। अगर आप खुद सोचो आपकी कैश की डिमांड बढ़ गई, आपको पैसा चाहिए, आपको कैश रखना है, तो उससे क्या होगा? मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज बिकने बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो उससे प्राइजेस नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो उसका नेगेटिव रिलेशनशिप है ना कि अगर आप डिमांड फॉर मनी ज़्यादा कर देते हो तो प्राइजेस गिर जाते हैं। ठीक है, यही बात लिखी हुई है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? ऑन द अदर हैंड इफ द डिमांड फॉर कैश बैलेंस डिक्रीजेज देयर विल बी मोर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो आप उस पैसे को खर्चोगे, जब खर्चोगे तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, उससे प्राइजेस बढ़ जाएंगे। अब क्या आता है? ये जो कैम्ब्रिज इक्वेशन या कैश बैलेंस अप्रोच है इसके कुछ वेरिएंट्स हैं। ठीक है, मैं 3 वेरिएंट्स एक्सप्लेन करूंगा और केन्स का वेरिएंट एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि उनकी अलग से थ्योरी है। नेक्स्ट सबसे पहले आ जाता है मार्शल इक्वेशन। ठीक है, ये इसी तरीके से आपने लिखनी है, मैंने जिस हिसाब से पेपर में लिखनी है उसी हिसाब से ये लिखी हुई है। डॉक्टर मार्शल एक्सप्लेन्स द वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। उन्होंने क्या कहा? M इज इक्वल्स टू KY। M क्या होता है? मनी सप्लाई या फिर सप्लाई ऑफ मनी, जो कि क्वांटिटी ऑफ मनी है टोटल। ठीक है, नेक्स्ट K आपकी तनख्वाह का वो हिस्सा जो कि आप कैश में रखना चाहते हो। इट मीन्स proportion of income which people desire to hold as cash balance। आपकी तनख्वाह का वो हिस्सा जो आप अपनी कैश में रखना चाहते हो। नेक्स्ट Y क्या? आपकी मॉनेटरी इनकम। Since monetary income Y is the multiplication of total production and price level। मॉनेटरी इनकम किसके बराबर है? जो भी टोटल प्राइस है मार्केट में मल्टीप्लाई बाय उसका जो आपने आउटपुट बनाया। तो जो M है वो किसके बराबर है? KY के। ऊपर लिखा है ना इक्वेशन में M इज इक्वल्स टू KY है। ठीक है, M इज इक्वल्स टू KY। तो अब हम क्या करेंगे? Y की जगह P और O की वैल्यू डाल दी, तो M का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया? KPO। और अगर P निकालना है तो वो M डिवाइडेड बाय KO। मतलब इधर उधर हेर फेर करके इन्होंने प्राइस लेवल की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब इनकी मैं एक्सटेंशन नहीं करवा रहा क्योंकि एक्सटेंशन तो उसी के 10-10 पेज हो जाएंगे, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इलॉजिकल सा बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पीगोज इक्वेशन। प्रोफेसर पीगो हैज एक्सप्रेस्ड कैश बैलेंस इक्वेशन इन अ फॉलोइंग मैनर। उन्होंने कहा था P इज इक्वल्स टू KR डिवाइडेड बाय M। M क्या होता है? टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी। R क्या होता है? टोटल रियल इनकम, आपकी परचेसिंग पावर। ठीक है, K होता है आपकी तनख्वाह का वो हिस्सा जो कि पीपल जो हैं लोग अपने पास कैश में होल्ड करने की डिज़ायर रखते हैं। एंड जो P है वो है प्राइस लेवल। तो वैल्यू ऑफ मनी इज द रेसिप्रोकल ऑफ जनरल प्राइस लेवल। जितना जनरल प्राइस लेवल हाई होगा उतना वैल्यू ऑफ मनी गिर जाएगी एंड वाइस वर्सा। पीपल डू नॉट होल्ड देयर कैश बैलेंस इन करेंसी और लीगल टेंडर मनी। पीपल डू नॉट होल्ड मतलब लोग अपने पास लीगल टेंडर की फॉर्म में या फिर कैश बैलेंस के फॉर्म में नहीं रखेंगे। दे कीप अ पोर्शन ऑफ देयर कैश इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। वो क्या करेंगे? ये कहते थे, पीगो कहते थे कि वो हर एक सारा का सारा पैसा अब जो आपको नौकरी करके मिलेगा वो आप सारा का सारा घर में थोड़े ना रखोगे कैश में। आप क्या करोगे? उसको थोड़ा बहुत बैंक में डाल दोगे, बैंक डिपॉजिट में रखोगे। जो आप नहीं खर्चते वो सेविंग बैंक में करोगे। कीपिंग दिस फैक्ट इन व्यू, Pigo modified his equation wherein some proportion of K is kept as a legal tender and some portion as bank deposits। तो उन्होंने कहा आपकी तनख्वाह मान लो 50,000 है या कितने भी हज़ार है, उसमें से कुछ पैसे तो आप अपनी जेब में रखोगे कि चलो छोटा मोटा खर्चा निकाल लें, मगर काफ़ी पैसा आप बैंक में भी रखोगे। तो उन्होंने न्यू इक्वेशन जो बनाई वो थी P इज इक्वल्स टू KR ओवर M, फिर ब्रैकेट में C प्लस H, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस C ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ध्यान से समझना इसको। अब ये वाला जो P था वो मैं नीचे ले आया और यहाँ पे मैंने M क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेंज कर दिया। अब इस इक्वेशन में C क्या है? C इज द प्रपोर्शन ऑफ कैश बैलेंस दैट पीपल विश टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी। C वो पैसा है जो आप अपने पास कैश में रखना चाहोगे, और 1 माइनस C वो कैश बैलेंस है जो कि आप अपने बैंक डिपॉजिट्स मतलब बैंक के खाते में रखना चाहोगे। और ये जो H है, ये वाला H क्या है? दैट प्रपोर्शन ऑफ बैंक डिपॉजिट्स
विच आर हेल्ड बाय द बैंक एज कैश, या कैश रिजर्व रेशियो भी इसको कह सकते हैं। तो ये इक्वेशन को फर्दर उन्होंने मॉडिफाई करके जो है अपने अपने तरीके से डिफरेंट वेरिएंट में लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू पीगो, इफ के आर सी एंड एच आर एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट, देन चेंज इन मनी सप्लाई, चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी विल कॉज अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी। तो ये कहते थे अगर ये के पी एच एंड सी ये कांस्टेंट रहें, तो अगर मनी सप्लाई में चेंज होगा तो उतना परसेंट ही चेंज होगा वैल्यू ऑफ मनी में या प्राइस में। तो इनकी इक्वेशन देखो, पहले मनी सप्लाई ये थी, डिमांड फॉर मनी ये थी, इक्विलिब्रियम ये था, तो वैल्यू ऑफ मनी ये होगी। अब मनी सप्लाई बढ़ी, जितनी मनी सप्लाई बढ़ी उसी हिसाब से वैल्यू ऑफ मनी गिर गई, मनी सप्लाई और बढ़ी और वैल्यू ऑफ मनी और गिर गई। तो समझ आ रही है ना आपको, ये चीज़ें नीचे गिरती जा रही है वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पेपर में बनानी है और इसके ऊपर आप यहाँ पे एक्सप्लेन भी करोगे, 2 to 3 लाइन्स या 2 to 5 लाइन्स आप एक्सप्लेन करोगे फिगर को, ठीक है। उसके बाद पीगो accords greater significance to K rather than M। पीगो ने K को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी rather than M। K क्या है? आपकी तनख्वाह का वो हिस्सा जो आप कैश में रख सकते हो, ठीक है। दैट इज डिमांड फॉर मनी इज बिलीव टू बी मोर सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी देन द सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। तो ये हल्का सा जो है एंडिंग रिमार्क्स आप इसके लिख सकते हो। सिंपल वर्ड्स में क्या है भाई, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ रही है वैसे वैसे वैल्यू ऑफ मनी पहले इतनी गिरी, समझ गए ना बात। अब रॉबर्टसन की इक्वेशन क्या है? प्रोफेसर रॉबर्टसन पुट्स फॉरवर्ड द फॉलोइंग इक्वेशन। उन्होंने क्या कहा था? m इज इक्वल्स टू पी के टी, तो p इज इक्वल्स टू m ओवर के टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके या उधर भेज के डिवाइड करा दिया। p होता है प्राइस लेवल, m होता है क्वांटिटी ऑफ मनी, t होता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड। गिवन टाइम पीरियड में आपने जितने भी ट्रांजेक्शन करके गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए। नेक्स्ट आ जाता है k इज दैट प्रपोर्शन ऑफ t विच पीपल वांट टू कीप इन कैश। आप अपनी टोटल जो है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए जो आप अपने पास कैश में रखना चाहोगे वो के है। रॉबर्टसन्स इक्वेशन इज कंसिडर्ड बेटर देन द पीगोज इक्वेशन बिकॉज इट इज सिंपल। ये काफ़ी सिंपल है, ज़्यादातर लोग इसको फॉलो करते हैं। तो ये 3 अप्रोचेज जो हैं आपने इसके अंदर लिखनी है। केन्स की नहीं लिखनी भाई, केन्स इसने दी तो थी केन्स ने, मगर बाद में उसने अपनी अलग से थ्योरी जो है वो बना दी, इसीलिए आपको वो चीज़ डिस्कस नहीं करनी यहाँ पे। अब आ जाती है इसकी बुराइयां। जब भी आप कोई मॉडल लिख रहे हो तो याद रखना उसकी बुराइयां करनी ही करनी है आपने, समझ गए बात। तो सबसे पहले अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। कौन कौन सी अजम्पशंस अनरियलिस्टिक है? कैश बैलेंस अप्रोच एज्यूम्स दैट सम ऑफ द फैक्टर्स लाइक के टी ओ आर एटसेट्रा कांस्टेंट होंगी, बट रियल लाइफ में ये फैक्टर कांस्टेंट नहीं होते। तो उसने कहा था कि भाई ये चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, मगर ये कांस्टेंट नहीं होती। इट इग्नोर्स द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को इग्नोर किया है, क्योंकि कुछ पैसा हम अपनी जेब में इसलिए भी तो रखते हैं ना कि स्पेकुलेशन से गेन्स कर सकें, ठीक है। अब स्पेकुलेटिव मोटिव क्या होता है वो मैं आपको लिक्विडिटी प्रेफरेंस में बताऊंगा। लिक्विडिटी प्रेफरेंस गेन्स की है, वो भी मेरी इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। कैश बैलेंस अप्रोच डज नॉट एक्सप्लेन द डिमांड फॉर मनी कॉम्प्रीहेंसिवली। उन्होंने डिमांड फॉर मनी को कॉम्प्रीहेंसिवली अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस नहीं किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिमांड फॉर मनी इज मेंट फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन मोटिव्स अलोन। वो कहते थे जो डिमांड फॉर मनी है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन, रोज के खर्चे के लिए आप डिमांड फॉर मनी करते हो, और प्रिकॉशन के लिए कि कोई इमरजेंसी ना पड़ जाए उसके लिए पैसे रखते हो। स्पेकुलेशन के लिए आप पैसे नहीं रखते। इट इग्नोर्स द डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव होता है मार्केट के अप्स एंड डाउन से फायदा कमाने के लिए। शेयर मार्केट में शेयर सस्ते हुए, पैसे लगा दिए, फिर एकदम से महंगा हुआ बेच दिया, ठीक है। स्पेकुलेशन के लिए पैसे जो हम रखते हैं उस चीज़ को इसने इग्नोर किया। नेक्स्ट है सर्कुलर रीजनिंग। इन्होंने जो सर्कुलर रीजनिंग दी है वो काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी है। कैसे? अकॉर्डिंग टू कैश बैलेंस अप्रोच, ऑन द वन हैंड प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी इज डिटर्मिन्ड बाय कैश बैलेंस। एक तरफ वो कहते हैं कि जो प्राइस लेवल है या वैल्यू ऑफ मनी है वो कैश बैलेंस डिटर्मिन करता है, बट ऑन द अदर हैंड प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी डिटर्मिन्स कैश बैलेंस, ठीक है। एक तरफ कहते हैं कि प्राइस जो है वो प्राइस किससे डिटर्मिन होता है? कैश बैलेंस से। दूसरी तरफ कहते हैं नहीं जी, जो कैश बैलेंस है वो प्राइस को डिटर्मिन करता है। तो ये उल्टा पुल्टा करी जा रहे हैं, जो ये बात सही नहीं है। दस द थ्योरी सफर्स फ्रॉम सर्कुलर रीजनिंग as much as it asserts that the value of money determines the cash balance and cash balance determine the value of money। क्योंकि ये सर्कुलर रीजनिंग गलत है। कभी ये कहते हैं कि जो कैश बैलेंस है वो वैल्यू ऑफ मनी को असर डाल रहा है, और कभी ये कहते हैं वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कैश बैलेंस को असर डाल रहा है। इट फेल्स टू एस्टैब्लिश अ प्रिसाइज रिलेशनशिप। ये हमें एक प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं बताता कि भाई कौन किसको असर डाल रहा है। एक तरफ हो जो ना उल्टे पुल्टे करी जा रहे हो, तो ये थ्योरी इसलिए भी क्रिटिसाइज की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है इनकम्प्लीट थ्योरी। कैसे? कैश बैलेंस अप्रोच is an incomplete theory as it gives importance to one factor, that is current real income, R, in determining the cash reserves।
ये कहता है कि जो करंट रियल इनकम है या करंट इनकम है आपकी, अभी की जो इनकम है, वो आपके कैश रिजर्व्स को डिटरमिन करती है। बट इन रियलिटी कैश रिजर्व्स डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। आपके पास जो कैश है वो कई फैक्टर से डिटरमिन किया जाता है कि प्राइस लेवल क्या चल रहा है, लोगों की मॉनेटरी हैबिट्स कैसी हैं, वो कैश में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर कार्ड में ट्रेड करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके जो कैश रिजर्व्स हैं उसको असर डालती हैं। नेक्स्ट आ जाता है इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं की पूरी थ्योरी में। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो आप पैसे बैंक में रखोगे ना, कम होगा तो अपनी जेब में रखोगे या कुछ भी करोगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो वेरिएबल इन्होंने डिस्कस ही नहीं किया। कैश बैलेंस अप्रोच डज नॉट अकॉर्ड एनी इंपॉर्टेंस टू द चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उन्होंने कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंजेस को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट a change in the quantity of money firstly causes a change in the rate of interest। बट असल में देखें तो अगर क्वांटिटी ऑफ मनी चेंज होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेंज होगा। अगर मनी की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाता है एंड वाइस वर्सा। अ चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉजेज अ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जब भी हमारी इकॉनमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे होता है तो वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट भी चेंज होती है। अगर सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो लोग लोन्स लेते हैं और उससे क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाती है। अ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉजेज अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब भी हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे उससे नई मशीनें लेके आएंगे, उससे हमारी कॉस्टिंग कम होगी। एंड अ चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉजेज चेंज इन द प्राइस लेवल। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होगा तो प्राइसेस भी चेंज हो जाएंगे। तो कैश बैलेंस अप्रोच ये लॉजिकल प्रोसेस को डिस्कस ही नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इट इग्नोर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ रियल फैक्टर्स। रियल फैक्टर्स लाइक सेविंग सूविंग वगैरह वगैरह उनको इग्नोर करती है। कैश बैलेंस अप्रोच asserts that a change in the value of money is due to change in demand for money। वो कहती है भाई सब कुछ ठीक है, डिमांड फॉर मनी की वजह से हो रहा है सब कुछ, बट द वैल्यू ऑफ मनी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल रियल फैक्टर्स लाइक सेविंग। सेविंग भी हमारे डिमांड फॉर मनी को असर डालती है। अगर कई लोग कंजूस हैं तो उनकी डिमांड फॉर मनी अलग होएगी, समझ के बात। और इन्वेस्टमेंट और इनकम ये सारी चीज़ें हमारे जो हैं मतलब जो वैल्यू ऑफ मनी है उसको असर डालती है। मगर उन्होंने ये चीज़ डिस्कस ही नहीं की कि कौन सी चीज़ इसको असर डालेगी और कौन सी नहीं। नेक्स्ट आ जाता है इट लैक्स इंटीग्रेशन बिटवीन द थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड द थ्योरी ऑफ मनी। ये जो थ्योरी है ये इंटीग्रेट नहीं कर पाई थ्योरी ऑफ मनी को और थ्योरी ऑफ वैल्यू को मिक्स करके अच्छे तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पाई। अकॉर्डिंग टू डॉन पेटिंगटन, ये मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े हस्ती हुए हैं। इनकी अगर आपने मास्टर डिग्री करोगे या कर रहे हो तो ये आपने इनका नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आप सुन लो। अकॉर्डिंग टू डॉन पेटिंगटन कैश बैलेंस अप्रोच फेल्स टू इंटीग्रेट होता है, इंटीग्रेशन मतलब मिलाना, द थ्योरी ऑफ वैल्यू मतलब प्राइस लेवल एंड द थ्योरी ऑफ मनी मतलब जनरल प्राइस। इन दोनों कॉन्सेप्ट को इकट्ठे करके वो डिस्कस नहीं कर पाया। दिस थ्योरी हैज़ कम्प्लीटली सेपरेटेड द थ्योरी ऑफ वैल्यू फ्रॉम द थ्योरी ऑफ मनी। तो इन्होंने दोनों चीज़ों को अलग अलग डिस्कस किया। थ्योरी ऑफ मनी अलग चीज़ है, थ्योरी ऑफ वैल्यू अलग है, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन रियलिटी बोथ द थ्योरीज आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे को असर डालती हैं। काश ये अच्छी थ्योरी होती तो क्या पता इसके बाद और ज़्यादा मॉडिफिकेशन आती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी लंबी थी मगर लॉन्ग क्वेश्चन मैंने एक आपका कवर किया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पॉज कर करके आप साथ साथ लिखते रहें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कंपैरिजन बिटवीन ट्रांजैक्शन अप्रोच एंड कैश बैलेंस अप्रोच। इन दोनों में क्या फ़र्क है और इनका क्या कंपैरिजन है। नेक्स्ट वीडियो आपको इसी लिंक जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब भी आप कोई वीडियो मेरी देखें मेरे चैनल पे, तो अगर आपको उसके रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, देखें वो किस प्लेलिस्ट की वीडियो है। सारा का सारा आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिल जाएगा। शायद आपको ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।